हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन अच्छा से कर रहे होगा। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की 2 क्लासेस पहले हो चुकी है ब्रह्मांड के बारे में। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की तीसरी क्लासेस है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। साथियों, अगर आपने पहला वीडियो या दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए और वहाँ से नोट्स बनाते हुए सामने यहाँ तक आइए और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है सही डायरेक्शन में हो सके और सही तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, प्रिपरेशन कराना मेरी जिम्मेवारी है। मैं आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा धीरे धीरे कर करके। आप उसका बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल आपको बस साथ देना है मेरा और साथ रहना है। साथियों, वो क्या है कि सारे लोग जो है महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा व्यवस्था हो, यही सोच के इस चैनल को मैंने ओपन किया है कि कुछ ऐसा चीज़ हो जो हमारे भाई बहन जो साथी है, जो गांव में रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर जो किसी कारणवश जो जैसे कोई जॉब में है, जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए तो कोचिंग ले लेना इम्पॉसिबल सा है। तो उनके लिए भी चैनल है कि आप आइए, स्वागत करता हूं मैं। हम हर वो चीज़ें उतना ही एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे जितना आपको कोचिंग क्लासेस में बताई जाती है। हाँ, थोड़ी सी मतलब ये हो सकता है कि आप कोचिंग में जाने का माहौल 3 घंटे का क्लास ले, यहाँ पे आधे घंटा 1 घंटा का क्लास के, क्योंकि ऑनलाइन क्लास दोस्तों मैक्सिमम आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटा का होते होते लोग बोर होने लगते हैं। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे का ही वीडियो, मैक्सिमम 40 मिनट, अगर आप साथ देंगे तो मैं 1 घंटे का क्लास ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, हम साथ मिल के पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। बस यही फ़र्क है कि मैं थोड़ा सा पहले इस चीज़ को जान लिया हूँ, समझ लिया हूँ, तो मैं अब आपके साथ मिलके इस चीज़ को, मेरा एक कहने का ये सेंस है कि हम लोग साथ मिलके पढ़ रहे हैं, कोई किसी को पढ़ाता नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आपका प्रिपरेशन मेरे साथ मिल के कर रहे होंगे ज़रूर। तो आइए हम शुरू करते हैं अब पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों, ये फिगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, फ्री हैंडली ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप इतना मैं जो बोलूँगा उसको आप समझ जाइएगा और समझ के आप नोट्स बनाना चाहे तो उस तरह से बनाइएगा, आप अपने तरीके से बनाइएगा। मैं जो बोलूँगा वो गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगी। अब आप उसको जिस तरीके से आप समझ सके आप खुद लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों बोल के लिखाना थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि क्लासेस आधे घंटे का है, उसमें बोल के लिखा होगा तो मुझे लगता है कि 1 पेज भी, इसी क्लास को केवल पृथ्वी गतियाँ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 4 5 6 7 क्लास लग सकती है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप अपने तरीके से इसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसको समझिए। मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ, मैं हर सिलेबस को कंप्लीट कराने की गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं क्या, पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले मैं बता दो दोस्तों कि पृथ्वी जो है पृथ्वी अपनी एक अक्ष पे घूमती है और एक वो पृथ्वी मतलब 2 तरह की गति करती है। एक तो अपने अक्ष पे घूमती है और एक सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये फिगर थोड़ा सा मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ड्रॉ किया है मैंने पहले से। एक जो है, अब देखिए, अब जो ये पृथ्वी एक दैनिक गति करती है, जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। तो ये जो है वो वनडे गति होता है, मतलब एक दिन में पूरा कर लेते हैं, जो दैनिक गति होती है। लेकिन ये जो फिगर आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये उसका परिक्रमण गति है, यानी कि वार्षिक गति है। ये जो है ये 1 साल में पूरा करती है। ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी एक ही है। ये आप पृथ्वी को ये 2D फिगर है, यद्यपि इसको 3D में दिखाना चाहिए, लेकिन 3D का व्यवस्था समझ सकते हैं। तो ये 2D फिगर में मैं दिखाया, ये पृथ्वी एक ही है, एक ही पृथ्वी, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी वहाँ पे है, कभी वहाँ पे है। तो ये ऐसे पृथ्वी क्या मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मूव कर रही है। अब देखिए, जब पृथ्वी मूव कर रही है तो अब मैं आपको बता दूँ कि एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि पृथ्वी जो है ये कौन सा गति होगा, ये वार्षिक गति हो गया। ठीक है दोस्तों, हम ये दो तीन चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया। एक होता है, देखिए, सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है, ये 24 घंटा 24 आवर्स का होता है। ठीक है दोस्तों, 24 आवर्स का होता है। लेकिन नक्षत्र दिवस को हम लोग 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड
4.09 सेकेंड मानते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 4.09 सेकेंड होता है। अब देखिए अगला चीज़ है क्या, तो उपसौर और अपसौर, इसी बात को हम लोग समझेंगे और बसंत विषु ये सब बात फिर आगे हम चर्चा बढ़ाएंगे। ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसलिए लिख दिया कि आपको मैं आगे जब बताऊं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एक लीप ईयर वर्ष होता है कि बोलते हैं कि जनरली आपको समझने के लिए बच्चों को 6वें 7वें में बोला जाता है कि हम जो 4 साल पे एक बार 366 दिन का दिन हो जाता है, 29 दिन का फरवरी हो जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि पृथ्वी जो 6 घंटा एक्स्ट्रा लेती है घूमने के लिए, हम लोग उसको सुविधा के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम आज उसका एक्चुअल कारण जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्या पृथ्वी जो है 366 दिन का एक वर्ष लिया जाता है 4 साल के बाद से। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पृथ्वी, जैसे मैंने अभी बोला था कि 2 प्रकार की इसकी गतियाँ होती हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वी के पास जैसे मैं बोल रहा था 2 प्रकार की, एक तो वार्षिक गति हो गई, दूसरा गति जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे मूव करती है। लाइक जैसे कि ये पृथ्वी अगर ऐसे मूव कर रही है तो ये अपने अक्ष पे ऐसे मूव भी कर रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? जैसे आप एक गेंद ले लीजिए, एक तो गेंद ऐसे भी मूव कर रहा है और ये अपने अक्ष पे भी ऐसे मूव कर रहा है। तो जो अपने अक्ष पे दैनिक गति कर रहा है, एक दिन में जिसको 24 घंटा हम पूरा कर रहा है, उसके वजह से इसमें दिन रात की घटनाएं होती है। और जबकि ये परिक्रमण गति जो है वार्षिक गति जो है, वार्षिक गति की वजह से इसमें क्या मौसम में चेंजेज, पृथ्वी पे जो सर्दी आता है, गर्मी आता है, ये सब ठंडी गर्मी सब जो आता है बसंत ऋतु, तो ये क्या होता है, ये इस वार्षिक गति की वजह से ये मौसम में परिवर्तन होता है। तो अब देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, दोस्तों मैंने औसत पिछले वीडियो में औसत दूरी बताया था कि पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी है। तो औसत दूरी कहने का मतलब मैं बोला था कि आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर सपोज कीजिए कि सूर्य है दोस्तों, मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूँ, तो पृथ्वी इस समान डिस्टेंस पे इसका गोलाकार पथ में नहीं घूम रही है, इसके चारों तरफ पृथ्वी जो है इस पथ पे घूम रही है। तो आप देख सकते हैं कभी पृथ्वी इससे नज़दीक आ रही है और कभी पृथ्वी इससे दूर चली जा रही है। ठीक है, कभी पृथ्वी इससे सूर्य से दूर चली जा रही है। तो जिस समय ये नज़दीक आ रही है दोस्तों, जिस समय ये नज़दीक आ रही है, सपोज कर लीजिए हम इसको क्या मान लेते हैं x, क्या मान लिए x, और इसको क्या मान लिए y। ठीक है, तो ये x जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है x, और ये दूरी ज़्यादा है पृथ्वी, ये सूर्य है, इसको हम सूर्य है, और पृथ्वी मान लिया कि यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, इस तरह से मूव कर रही है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव कर रही है तो ये x डिस्टेंस को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, उपसौर। हाँ तो दोस्तों हम लोग थे कहाँ पे, ये x जो है, x डिस्टेंस जो सूर्य से कम दूरी पे है, मतलब ये सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस इस समय कम है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उपसौर। ये होता है 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी को होता है। और अपसौर की घटनाएं जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच ज़्यादा डिस्टेंस है, y अपसौर होता है दोस्तों, अपसौर। ठीक है, ये होता है 4 जुलाई। ठीक है, कब होता है दोस्तों, 4 जुलाई। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये हो गया दोस्तों। आगे क्या है, आप उपसौर और अपसौर की घटनाएं जान गए कि क्या होता है। पृथ्वी औसत दूरी मैंने इसलिए बोला था कभी पृथ्वी नज़दीक जाती है, कभी दूर जाती है। तो उपसौर की घटना है जब पृथ्वी नज़दीक हो सूर्य के। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, जब ये नज़दीक आती है तो इसकी गति में थोड़ी सी तेज हो जाती है, गति जो है इसकी थोड़ी तेज हो जाती है। और जब दूर जाती है तो इसकी गति जो है, आप फिजिक्स पढ़े होइएगा 12th क्लास में, तो उसमें 2 बल होता है, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। तो उस सब हम यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उतना ज़रूरी भी नहीं। केवल आप इतना समझ जाइए कि उपसौर की स्थिति में जब पृथ्वी जाती है तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, और वो रफ्तार हो जाती है 30.3 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना तेज़ी से पृथ्वी मूव करने लगती है। जबकि अपसौर की स्थिति में ये 29.3 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उपसौर की स्थिति में याद रखिएगा पृथ्वी थोड़ी सी तेज़ी से मूव करेगी, और अपसौर की स्थिति में पृथ्वी थोड़ी सी
अपेक्षाकृत धीमे गति से मूव करेगी। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब देखिए, अब मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ कि ये सौर दिवस और क्या ये नक्षत्र दिवस होता क्या है। अब मैं भी बता रहा था दोस्तों कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती भी है और एक सूर्य के चारों चक्कर काटती है। तो अब देखिए, पृथ्वी जो है, मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे रहा हूँ। पृथ्वी पे दो प्रकार की रेखाएं खींची गई है। काल्पनिक रेखा है, उसको मान लिया गया है। एक अक्षांशीय रेखा है और दूसरा देशांतरीय रेखा है। तो ये हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये एक अक्षांशीय रेखा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कर्क रेखा, मकर रेखा जो है एक अक्षांशीय रेखा हो गया, और जो पृथ्वी पर इस तरह से खींची गई है उसको हम लोग देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। तो आप देखिए, देशांतरीय रेखाएं जो कुल मिल के 300 जो पृथ्वी मूव कर रही है ना, कोई भी गोलाकार अगर सपोज कीजिए कि हम सर्किल लेते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पे आने में हम कितना डिग्री तय करते हैं, तो 360 डिग्री। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर देशांतरीय रेखाएं 360 डिग्री का जो पृथ्वी घूम रही है, 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो उस पर कितनी देशांतरीय रेखाएं खींच दी गई है? 360 देशांतरीय रेखाएं खींच दी गई है। समझे आप दोस्तों? हम लोग इसको बारे में बहुत आगे से, जब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा एक चैप्टर रही है, अगला चैप्टर, इसके अगले चैप्टर जस्ट वहीं आ रहा है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सौर दिवस जो है 24 आवर्स का हम लोग क्यों ले लेते हैं? नक्षत्र दिवस। देखिए, पृथ्वी जो है, अगर सपोज कीजिए कि हमारा पृथ्वी हुआ, तो अपने अक्ष पे एक तो आप जान लें कि 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है पृथ्वी, मतलब सीधी नहीं है, पृथ्वी थोड़ा सा बैंड है और अब ऐसे मूव कर रही है, ये झुकी हुई अवस्था में ही ऐसे मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मूव कर रही है। तो अब देखिए, ये जो है, इसको एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है? ये पृथ्वी, सपोज कीजिए कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से मूव करना, और फिर ये रेखाएं एक चक्कर, ये आप गेंद मान के चलिए, ये 3D फिगर है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर इसको एक चक्कर काट के आने में, यहाँ पे यहीं पे आने में इसको कितना समय लगता है? इसको लग जाता है 23 घंटे और 56 मिनट और इतना सेकंड। तो इस सेकंड को मिटा देते हैं दोस्तों, इतना ही मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत कम, उसको मानने से कोई फायदा भी नहीं है। अब मैंने आपको जस्ट बता दिया था। तो ये कितना समय लेती है इसको चक्कर काट के आने में? तो ये लेती है 23 घंटा 56 मिनट। अब होता है क्या दोस्तों, ये जो है, जब हम टाइम पढ़ेंगे कि टाइम कैसे सेट किया गया है, देशांतर अक्षांतर कैसे टाइम निकाला जाता है किसी पॉइंट पे, तो वो हम उस समय अध्ययन करेंगे इसका। तो ये जो 23 घंटा 56 मिनट पृथ्वी एक चक्कर काट के आने में, मूव करने में, एक चक्कर काट के आने में ले रही है एक पॉइंट पे, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नक्षत्र दिवस। अब देखिए दोस्तों, सौर दिवस क्या होता है? अब जैसे मैं बताया, पृथ्वी ये दैनिक गति के साथ साथ एक वार्षिक गति भी कर रही है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो इसके पास एक तो गति ये हो गया कि ये अपने अक्ष पे घूम रही है, मूव कर रही है, और दूसरा है कि इस तरह से भी मूव कर रही है। जब इस तरह से ये मूव कर रही है दोस्तों, तो जिस पॉइंट से चल रही है, सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे अब मान लीजिए, और यहाँ पे है, तो ये अब देखिए यहाँ पे 360 डिग्री बना रही है, 360 डिग्री एंगल पे घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है एक चक्कर काटने में। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, तभी कितना डिग्री का एंगल बना रही है? कितना डिग्री बना रही है? तो 360। किसी भी सर्किल का, गोलाकार वस्तु का वही होता है 360 डिग्री, तो 360 घूम रही है। अब देखिए, जब पृथ्वी एक चक्कर इस तरह से काट रही है, अगर यहाँ पे है पृथ्वी, सपोज कर लीजिए ये इस चक्कर काट रही है, तो 24 घंटे में अगर ये एक चक्कर यहाँ पे काट रही है, 24 घंटे में अगर मेरे हाथों को पृथ्वी ले ले, तो ऐसे एक चक्कर काट रही है। ठीक है, तो आप मेरा अंगूठा ले लीजिए यहाँ से, और पृथ्वी एक चक्कर काट रही है। ठीक है, फिर मेरा अंगूठा यहाँ तक आया, जब तक आया तब तक पृथ्वी के पास दो गतियाँ हैं, तो इधर भी ये मूव कर रही है। तो जब तक पृथ्वी ये फिर से, जैसे पृथ्वी एक चक्कर काट के यहाँ पे आ रही है, तब तक ये 1 डिग्री, सपोज कीजिए कि ये 360 डिग्री का है, तो ये 1 डिग्री आगे भी कुछ, मतलब कुछ डिस्टेंस ये आगे भी बढ़ चुकी है। मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये 360 दिन में ये एक चक्कर काट रही है सूर्य का, मान लीजिए 360 दिन में, तो ये हर दिन मतलब 365 दिन में, एक साल में कट रही है। तो ये कुछ पर डे कुछ ना कुछ आगे बढ़ती होगी, समझ रहे हैं? आज पृथ्वी यहाँ है तो कल थोड़ा सा आगे, परसों थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट डे थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई। तो पृथ्वी जब ऐसे चक्कर काटती है और ऐसे भी काटती है, तो इस तरह से काट रही है, तो इस तरह से जो काट रही है तो थोड़ा सा आगे ही बढ़ गई। अब जैसे कि ये x मान लीजिए, तो x यहाँ पे था, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ अगर मूव करना स्टार्ट की, तो 24 घंटे के बाद इसी पॉइंट पे आने के लिए ये पृथ्वी थोड़ा सा और आगे चली जाएगी, यहाँ आ गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आ गई पृथ्वी, तो जब यहाँ पे आ गई तो इसी पॉइंट पे फिर से आने के लिए इसको 4 मिनट का एक्स्ट्रा समय लग जाएगा।
मेरी बातों को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पृथ्वी एक तो ऐसे मूव कर रही है और एक ऐसे मूव कर रही है। तो ऐसे मूव कर रही है तो अगर मान लीजिए केवल अगर ऐसे मूव करे तो ये 23 घंटा 56 मिनट में इस पॉइंट से चले तो इस पॉइंट एक चक्कर काट के फिर से यहाँ पे आ जाए। लेकिन क्या करती है पृथ्वी, थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की वजह से फिर से इसी पॉइंट पर आने के लिए 4 मिनट का एक्स्ट्रा समय ले लेती है पृथ्वी। इसी पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे फिर से जो एक्स देशांतरीय रेखा है उस पर आने के लिए कितने मिनट का एक्स्ट्रा समय ले लेती है? 4 मिनट का। और इसी कारण सौर दिवस को हम लोग ये 4 मिनट इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 24 घंटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यही है, हम जब दिन रात की घटनाएं पढ़ेंगे तो पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी हम पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और दिन रात की घटनाओं में हम पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी इतना समझ लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी 2 प्रकार की गतियाँ करती है। एक प्रकार से ये अपने अक्ष पे घूमती है और दूसरी बार सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे कब? जब दिन रात की घटनाएं पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अब देखिए, अब हम इस फिगर पे आते हैं कि सूर्य के चारों तरफ घटनाएं करने के बाद से मौसम में कैसे परिवर्तन होता है। ये दोस्तों देख लीजिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखा है विषुवत खींच दी गई है। एक एक्चुअल में खींची नहीं गई दोस्तों, इसको मान लिया गया है कि पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाली एक विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है, ठीक है। विषुवत रेखा ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। अब ये डिग्री कैसे निकल आए थे हमें जब अक्षांतरीय और देशांतरीय रेखाएं पढ़ेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इतना फिलहाल मान लीजिए कि ये 0 डिग्री पे है, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िएगा वैसे वैसे इसका डिग्री बढ़ते जाता है। तो ये कर्क रेखा है जो है, कर्क रेखा को हम लोग मान लेते हैं 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री उत्तर में। ये देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23 डिग्री। अभी मैं बोल रहा था आपसे, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो झुकी हुई है, तब ये पृथ्वी ऐसा सीधा नहीं है। ये जो मैं यहाँ पोल दिखाने का मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिखाने का, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ पोल है और निचले हिस्सा क्या है? साउथ पोल है। तो इसका ये हिस्सा नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। इस तरह से है। यहाँ भी ये वाला मैं एस और एन लिखा हूँ। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरह से थोड़ा सा बैंड है, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से ये इस तरह से भी मूव कर रही है, मतलब अपने अक्ष पे भी और सूर्य के चारों तरफ भी मूव कर रही है। अब देखिए, कर्क रेखा हो गया और ये हो गया मकर रेखा। मकर रेखा मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। हर जगह फिगर को ये बलगर हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं रह पाएगा फिर, तो ज़रूरी नहीं है हर जगह लिखना। आप ये समझ लीजिए कि जो रेड से दर्शाया गया है वो विषुवत है, और जो क्या ब्लैक से दर्शाया गया डॉट डॉट में वो एक कर्क रेखा है। और नीचे वाला ये वाला मकर रेखा है, ये वाला कर्क रेखा। यहाँ भी ये वाला मकर रेखा, ये वाला कर्क रेखा। यहाँ भी ये मकर रेखा, वो कर्क, ये मकर और एक कर्क। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिण में है। 23.5 डिग्री कहाँ पे है? साउथ में है। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो भारत है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे है? यहाँ पे है। यानी कि कर्क रेखा लगभग इसके बीचों बीच से गुजरती है। अब देखिए, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, आप जाइए गूगल करिए, मैप है तो मैप पे देखिए और निकालिए कि कर्क रेखा भारत के किस किस स्टेट से गुजरती है, कर्क रेखा के पास कौन कौन सी भारत की जो है राजधानियां हैं। इन सब बातों को आपको, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है ना कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक की राजधानी कौन है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना है, आप लोगों को इकट्ठा करना है नॉलेज। मैं हर चीज़ यहाँ पे आपको बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा, तो आप गूगल करिए या मैप पे देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैं थोड़ा सा बताऊँगा अभी जब हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या? पृथ्वी की गतियाँ। तो एक गति हम लोग पढ़ ली, दूसरे पे हम लोग हैं। तो ये है हमारा कर्क रेखा और नीचे वाला आप समझ लीजिए कि ये वाला मकर रेखा है। ठीक है, ये कर्क, ये मकर, यहाँ पे भी ये मकर, ये कर्क और ये मकर, ये विषुवत रेखा। ये जो है दोस्तों, ये विषुवत रेखा जो है ये एक वृत्त है। अगर इसको हम लोग पृथ्वी को गोला मान ले, गेंद की तरह मान ले, तो ये चारों तरफ है। अगर सपोज लेते ये ऐसे है तो ये पृथ्वी को 2 भागों में लगभग 2 भागों में बांटती है, पृथ्वी को बीच से बांटती है। ये नॉर्थ पोल हो गया दोस्तों, ये साउथ पोल हो गया। अब देखिए, पृथ्वी जो है इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मूव करते हुए इस तरह से मूव कर रही है और पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी पे दो जगह ऐसा भी है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। वो पृथ्वी के झुके होने का कारण होता है। अगर पृथ्वी पे 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है तो उसके पृथ्वी के अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी नहीं होती तो वो चीज़ें, वो घटनाएं नहीं होती। अब देखिए, हम लोग जानेंगे कैसे 6 महीने का दिन हो जाता है, कैसे 6 महीने का रात हो जाता है। अब देखिए,
आप इतना समझिए कि पृथ्वी इस तरह से मूव कर रही है अपने सूर्य के चारों तरफ। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये सनलाइट है, ये सूर्य की किरणें हैं जो मैंने दर्शाने की कोशिश किया। अब देखिए सूर्य की किरणें जो है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को, देखिए दोस्तों एक बात और आप ध्यान से याद रखिएगा, अगर सपोज कीजिए कि पृथ्वी है और ये रहा हमारा क्या कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। तो इतना ही, इसी बीच में ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ सकती है। समझ पा रहे हैं आप मेरे दोस्त? यहाँ पे अगर सपोज कि सूर्य है तो ये सूर्य के 90 डिग्री का एंगल, इतना ही दूर में सूर्य की किरणें सीधे आके इतना ही दूर पड़ेगी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी, 90 डिग्री से कम बनाएगी और 90 डिग्री का एंगल केवल इतना ही बना देगा। और आप जानते हैं किसी भी चीज़ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो सबसे ज़्यादा उष्मा वहीं पे होगा। अगर सपोज कीजिए कि हम किसी टर्च को यहाँ पे, ये सूर्य है, इस पॉइंट पे सीधे यहाँ से मारते हैं तो उस पर ज़्यादा हीट करेगा। लेकिन अगर चीज़ को यहीं पे दिखाते हैं, यहाँ से अगर करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है तो कम हीट करेगा। तो इसीलिए गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, आप ये समझ जाइए कि इसी बीच गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगी, 23 डिग्री उत्तर से लेकर 23 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस पे। तो अब समझिए हम लोग थे यहाँ पे, तो देखिए मकर रेखा। अब देखिए 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है कहाँ पे, मकर रेखा पे। मकर रेखा पे पड़ रही है लंबवत, जबकि यही किरणें जब पृथ्वी इस तरह से मूव करते हुए आ रही है यहाँ पे, तो ये क्या पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही है किस पे, विषुवत वृत्त पे। ये रेड वाला विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है किस पे, विषुवत वृत्त पे। जबकि फिर से जब पृथ्वी 21 जून को पृथ्वी साइड होती है, मतलब मूव करते हुए आगे बढ़ती है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पे। लंबवत कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पे। फिर आगे जब बढ़ रही है पृथ्वी 23 सितंबर को, ये यहाँ 23 सितंबर लिखा हुआ है, हो सकता है दोस्तों आपको न दिखा हो, 23 सितंबर लिखा है। फिर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है विषुवत वृत्त पे, मानी विषुवत रेखा पे। तो जहाँ सूर्य की किरणें पड़ेगी दोस्तों, वहीं पे गर्मी का मौसम होगा। वहाँ जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़े वहाँ पे क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। अब देखिए, अब हम अपने यहाँ का एग्जाम्पल के तौर लेके सबको समझेंगे। मकर रेखा देखिए, सूर्य की किरणें कब पड़ रही है, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को पड़ रही है मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे 22 दिसंबर को जब पड़ रही है, तो मकर रेखा हमारे यहाँ नहीं है। मकर रेखा हम तो यहाँ पे है दोस्तों, हम तो कर्क रेखा हमें विभाजित करती है, भारत को कर्क रेखा विभाजित करती है। तो भारत को कर्क रेखा विभाजित, तब दिसंबर के महीने में देखे होइएगा, दिसंबर के महीने में जब सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा पर पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, ना कि कहाँ पे होगा, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए दोस्तों, जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा तो आपको पता है कि 22 जो हम मकर संक्रांति मनाया जाता है हमारे यहाँ ठंडे के दिन में, वो ऑस्ट्रेलिया में तपती हुई धूप में मनाया जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पे है, मकर रेखा के आसपास है, मकर रेखा के पास है। तो वहाँ पे क्या पड़ता है, 22 दिसंबर को गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है 22 दिसंबर को। अब जो है, और वहीं देखिए 22 दिसंबर को ही हमारा जो पृथ्वी, हमारा भारत है यहाँ पे स्थित है। जो भारत यहाँ पे है तो मकर रेखा पे किरणें लंबवत नहीं पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। और यही रीजन है, तिरछी पड़ने का कारण ही 22 दिसंबर को अब हमारे यहाँ कौन सा रीजन, आप समझ रहे हैं कौन सा मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, ठीक है। अब जब पृथ्वी इस तरह से मूव करते हुए आगे बढ़ रही है दोस्तों, तो आगे बढ़ रही है, तो अब देखते हैं फिर 21 मार्च को हम लेते हैं। तो 21 मार्च को क्या होता है ना, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, लंबवत कहाँ पड़ती है, विषुवत वृत्त पे, विषुवत रेखा पे। अब विषुवत रेखा पे पड़ने की वजह से 21 मार्च को एकदम सेंटर में पड़ने की वजह से इधर भी दिन समान हो जाता है, और दोनों मतलब दोनों गोलार्धों में, ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में दिन रात की लंबाई समान, मौसम समान होता है। इसी को बोलते हैं बसंत विषुव, ठीक है, इसी को बोला जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा था, इसी को बोला जाता है। अब देखिए, जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे पड़ेगी तो यहाँ भी ठीक ठाक मौसम होगा, मतलब नॉर्मल मौसम होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी। तो 21 मार्च को हमारे यहाँ कैसा मौसम होता है, आप होली के आसपास कैसा मौसम रहता है आप जान सकते हैं। फिर अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग। फिर ये आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हुए आती है कहाँ पे, 21 जून को, 21 जून को आती है।
तो 21 जून को आती है, तो 21 जून को फिर से सूर्य की जो किरणें हैं इस समय तक कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है, और कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने की वजह से ही भारत में यानी कि हमारे अपने देश में क्या हो जाता है, गर्मी का मौसम हो जाता है, क्योंकि कर्क रेखा हमको विभाजित करता है। अब आप देखिएगा दोस्तों, दिल्ली जो है कर्क रेखा से यानी कि 23.5 से बाहर है। दिल्ली जो हमारा राजधानी है वो इस रेखा से, यानी कि ये देश जो हमारा है ऐसा है, तो दिल्ली यहाँ पे है, तो ये बांट रही है, इतना ही काट रही है। तो आप देखते हो साउथ के लोग थोड़ा थोड़ा सांवले हो जाते हैं, उत्तरी भारत की अपेक्षा जो दक्षिणी भारत के लोग हैं थोड़ा सांवले हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि वो लोग कर्क रेखा के अंदर आते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सूर्य का जो किरणें हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यही रीज़न है। तो इस तरह से 21 जून को हमारे यहाँ कौन सा मौसम रहता है, गर्मी का मौसम होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी हाँ 21 जून को हमारे यहाँ, क्योंकि कर्क रेखा जो पड़ती है वो सीधे हमारे यहाँ, तो किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कौन से मौसम हो जाती है, गर्मी का मौसम हो जाती है। अब देखिए फिर यहीं आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए फिर से जब 23 सितंबर आएगा तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे फिर से लंबवत पड़ेगी, और विषुवत वृत्त पे पड़ेगी तो मौसम दोनों तरफ लगभग समान हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा। अब हम देखते हैं, अब देखिए इसमें इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा मोड़ा ही क्वेश्चन पूछता है। तो इतना से आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा आप एक बार जाइए ट्राई कीजिए, एकदम हल होगा, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर विचार करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगला चीज़ है कि मैं अभी बोल रहा था किसी 6 महीने का पृथ्वी पे एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात भी हो जाता है। तो आप देखिए वो कैसे होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पृथ्वी है इस तरह से मूव कर रही है, और इसी तरह से, जैसे मान लीजिए कि हम इस पर एक छोटा सा ये काल्पनिक रेखा डाल दिए, पृथ्वी इसी इतना बैंड है, इतना बैंड है, मतलब पृथ्वी ऐसे मूव ऐसे है। तो ये हमारा कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। ये हमारा कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल, सॉरी मैं मिस्टेक से बोल दिया, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 22 दिसंबर को आप देख पा रहे हैं, जब पृथ्वी इतना झुकी हुई है अपने अक्ष पे, तो यहाँ पे ये जो हमारा है, और सूर्य की किरणें जो है पूरे यहाँ तक क्या हो रही है, मैं एक ये काल्पनिक रेखा खींच रहा हूँ दोस्तों केवल समझने के लिए। ठीक है, यहाँ तक दिन है, इसमें पूरा क्या है, दिन है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो साउथ पोल है यहाँ पे दिन है, और ये 22 दिसंबर से मूव करते हुए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आती है, तब भी क्या है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला गोलार्ध में अभी भी दिन ही है, समझ पा रहे हैं दोस्तों मुझे, ये वाला तो ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है ना, तो ऐसे मूव कर रही है। तो ये साउथ पोल पे अभी भी दिन ही है, और नॉर्थ पोल पे पहले भी अंधेरा था, क्योंकि सूर्य किरणें यहीं तक पहुंच पाती है, और सूर्य किरणें यहाँ पे यहीं तक पहुंच पाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, इस तरह से आप समझ सकते हैं मैं जो बातें बोल रहा हूँ, फिगर बहुत ज़्यादा मतलब गांजा गया, तो इस तरह से हो जाता है। तो साउथ पोल पे यहाँ से लेकर, यद्यपि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक आएगी तब तक दिन ही रहेगा। अब देखिए नॉर्थ पोल पर अब दिन हो गया, क्योंकि पृथ्वी तो ऐसे बेंड है, और सूर्य का रोशनी जो आ रहा है वो कितना दूर तक आ सकता है, इतना तक आ सकता है, मतलब यहाँ तक आ सकता है ये सूर्य की रोशनी, तो इधर दिन है। अब ये पृथ्वी मूव करते हुए यहाँ तक जा रही है, तभी भी आप देख रहे हैं कि ये दिन ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमेशा पृथ्वी, सूर्य का जो रोशनी है यहाँ पे हमेशा रहेगी, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से मूव कर रही है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे बैंड है। अगर बैंड ना होती, सीधी होती, अगर पृथ्वी माने कि नॉर्थ पोल यहाँ पे होता तो इस तरह से हो जाता, इस तरह से मूव करती, तो यहाँ पे दिन रात की घटना यहाँ भी होती, क्योंकि यहाँ पे आधा दिन, यहाँ पे रात, और इधर दिन, फिर 24 घंटे में इधर 12 घंटे के बाद इधर रात, सॉरी इधर रात, हाँ इधर दिन हो जाता। लेकिन नॉर्थ पोल यहाँ पे है, चूँकि नॉर्थ पोल पृथ्वी अपने अक्ष पे बैंड होने का नॉर्थ पोल यहाँ पे है, इसीलिए क्या हो जाता है, पृथ्वी यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो पूछिएगा दोस्तों यहाँ पे ये होता कहाँ पे है, तो जो स्कैंडिनेवियाई देश है, इसको हम लोग नॉर्वे, फिनलैंड मान लेते हैं, या फिर जो एक ग्रीनलैंड है, वहाँ पे ये सब घटनाएं होती है। कनाडा का कुछ ऊपरी भाग में होता है, अमेरिका का एक जगह है अलास्का, वहाँ पे होता है, ये सब घटनाएं उधर होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या दिन और रात की घटनाएं कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका भी नोट्स बनाइएगा अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी दोस्तों।
तो अब हम अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, और अगले क्लास में लेके मिलेगा वहीं पृथ्वी दिन रात कैसे होती है वो वाला क्लास लेके। तो आप एंजॉय कीजिए क्लास को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। आप दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उन विद्यार्थियों के पास भी ये क्लास को पहुँचाने कोशिश करें जो लोग आपकी तरह हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, जॉब में रहते हुए पढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ज़रूर मान रहे होइएगा, और आपकी क्लास आपका इंजॉय कर रहे होगा मेरे साथ। तो इसी तरह इंजॉय करते रहिए, साथ देते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। हम लोग जल्द मिल के कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहिएगा, अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।